सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आशा सैनी आज फिर एक बार आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। बेटा, आज हम 9वीं कक्षा के क्षितिज भाग 1 में संकलित गद्य खंड पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते, इस पाठ पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस पाठ पर चर्चा करने से पहले मैं आपको इस पाठ को पढ़ने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो इस पाठ में जो हमारे लेखक हैं हरिशंकर प्रसाई जी, उन्होंने इस पाठ का कितना अच्छा नाम दिया है, क्या शीर्षक रखा है, प्रेमचंद के फटे जूते। तो उन्होंने प्रेमचंद जी के फटे जूतों के माध्यम से हमारे आज के समय की जो दिखावे की प्रवृत्ति है और लोग अपना मतलब निकालने के लिए एक दूसरे से कैसे उनसे मतलब से बातें करते हैं, अपना काम निकाल लेते हैं, इस प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है वो है दिखावे की प्रवृत्ति। और आप सभी को पता है कि आज के समय में हर व्यक्ति दिखावे में ही विश्वास करता है। दिखावा किसी भी चीज़ का हो, चाहे हमारे पहनावे का दिखावा हो, खाने का दिखावा हो, हमारे रहन सहन का दिखावा हो, ठीक है, दिखावा किसी भी प्रकार का हो सकता है। और लोग अपना मतलब भी निकालते हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो वो उसमें व्यंग्य किया गया है। तो मैंने इस पाठ के जो मुख्य बिंदु हैं वो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं और अब मैं एक एक बिंदु को स्पष्ट करूँगी, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला जो हमारा बिंदु है, जो हमारा मुख्य बिंदु है, वो है प्रेमचंद का शब्द चित्र। तो जब आप अपनी पाठ को खोलोगे, जब आप ये पाठ पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा कि जो हमारा पहला पहरा है उसमें प्रेमचंद जी का शब्द चित्र बताया गया है। शब्द चित्र क्या होता है भाई? उनका चरित्र का वर्णन करना कि वो दिखते कैसे हैं। तो प्रेमचंद जी का चित्र लेखक के सामने है। प्रेमचंद जी ने अपनी पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचवा रखी है, लेकिन जिस मुद्रा में उनको फ़ोटो खिंचवानी चाहिए थी वो मुद्रा उनकी नहीं है, वो ही उनका पहनावा ही सही नहीं है। तो वही लेखक ने बताया है कि सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, तो उन्होंने अपने सिर पर क्या पहन रखी है बच्चों? एक मोटे कपड़े की टोपी पहन रखी है, कुर्ता और धोती पहने हुए हैं, कनपटी चिपकी है। कनपटी ये आप कह सकते हो हमारे चेहरे का हिस्सा, वो उनका चिपका हुआ है। जो गालों की हड्डियां हैं वो उभर आई है, यानी कि जो उनके गालों की हड्डियां हैं वो उभर आई है, ठीक है, गालों की हड्डियां, यानी कि वो शरीर से बहुत दुबले पतले हैं, ठीक है, और चेहरे पर घनी मूछें हैं, ठीक है, चेहरे पर कैसी है? घनी मूछें। तो ये उन्होंने सबसे पहले प्रेमचंद जी का शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है। दूसरा क्या किया है उन्होंने भी? उनका पहनावे का तरीका बताया है कि उनका पहनावे का तरीका कैसा है। अब उनका पहनावे का तरीका कैसा है कि उन्होंने अपने पाँवों में जूते पहन रखे हैं। जूते भी किसके पहन रखे हैं? कैनवस के, ठीक है, कैनवस के उन्होंने जूते पहन रखे हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। बेतरतीब का मतलब क्या होता है? वो अच्छी तरह से नहीं बंधे हुए हैं, यानी कि जूते के जो फीते होते हैं वो अच्छी तरह से नहीं बंधे हुए हैं। और लापरवाही से उपयोग करने पर जो उनके बंद के सिरों के जो लोहे की पतरी होती है ना, जैसे आपके शूज़ के जो फीते होते हैं उसके आगे एक छोटी सी लोहे की पतरी लगी होती है, तो वो भी निकल गई है। और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है, यानी कि जिसमें वो फीते डाले जाते हैं वो भी अच्छी तरह से प्रयोग में नहीं लाए जा सकते, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं, यानी कि बस किसी तरह उनको बंद कर लिया जाता है। तो प्रेमचंद जी का पहनावे का तरीका बताया गया है कि भाई है ना, वो बहुत ही साधारण रहन सहन वाले व्यक्ति थे। दूसरा क्या है उनका कि भाई जूता सही हालत में न होना। अब उनका जूता सही हालत में नहीं था, तो इससे लेखक क्या बताना चाहता है? इससे लेखक यह बताना चाहता है कि भाई जो प्रेमचंद जी थे उनके दाहिने पाँव का जूता तो ठीक है, मगर कौन से पाँव के जूते में छेद हो गया है? बाएं
पैर के जूते में छेद हो गया है और जिसमें से अंगुली भी बाहर निकल आई है। तो प्रेमचंद जी के यहाँ पर शव चित्र का वर्णन किया गया है कि उन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर उनके साथ फोटो तो खिंचवा ली, लेकिन जो उनकी वेशभूषा थी वो फ़ोटो खिंचवाने के लायक नहीं थी। मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने अपने सिर पर मोटे कपड़े की टोपी पहनी है, कुर्ता और धोती पहने हुए हैं। जो उनकी गालों की हड्डियां हैं वो उभर आई हैं। पैरों में जूते कैनवस के पहने हुए हैं, जिनके फीते वो भी ढंग से नहीं बंधे हुए, बस उन्होंने किसी तरह बांध लिए। मगर जो उनके बाएं पाँव का जूता है उसमें बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। अब है प्रेमचंद जी के पहनावे को लेकर लेखक का दृष्टिकोण, यानी कि लेखक का क्या दृष्टिकोण है कि प्रेमचंद जी ने जो पहनावा पहना हुआ है तो उसमें उन्होंने क्या बताया है। लेखक कहते हैं कि जब मैं प्रेमचंद जी के चेहरे की तरफ देखता हूँ तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारा जूता फट गया है, ठीक है, और उसमें से उंगली बाहर दिख रही है, लेकिन तुम्हें तो इस चीज़ का जरा भी एहसास नहीं है, ना तो तुम्हें कोई शर्म आ रही है, ना संकोच हो रहा है, तुम्हें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या तुम इतना भी नहीं जान सकते थे कि भैया ना, अगर तुम फ़ोटो खिंचवा रहे हो तो अपनी धोती को थोड़ा नीचे ही कर लेते, जिससे कि तुम्हारा जो जूता फटा हुआ था वो ढक जाता। लेकिन मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही है, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने भी एकदम से आपको कहा होगा रेडी प्लीज, और तब परंपरा के अनुसार तुमने अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की होगी, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर दर्द ज़्यादा था तो तुमने धीरे धीरे उस मुस्कान को लाने की कोशिश ही की होगी कि तभी फोटोग्राफर ने बीच में ही कैमरे को क्लिक कर दिया होगा और तुम्हें थैंक यू कह दिया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे लेखक हैं उनको ये पता है कि प्रेमचंद जी जो है वो अपने चेहरे पर नकली हंसी लाने की कोशिश कर रहे थे, वो धीरे से हंसने की कोशिश ही कर रहे थे। तभी लेखक को ऐसा लगता है कि भाई प्रेमचंद जी की जो हंसी है उसमें क्या है, उपहास और व्यंग्य, ठीक है। उपहास होता है किसी का मजाक उड़ाना और व्यंग्य होता है कमेंट्स करना, ताना कसना आदि। तो यहाँ पर लेखक का दृष्टिकोण जो है वो पता चलता है प्रेमचंद जी के पहनावे को लेकर कि भाई उन्होंने जो हंसी हंसी है वो ऐसी ही हंसी नहीं है कि उन्होंने फ़ोटो खिंचवाने के लिए हंसी लाई हो अपने चेहरे पर, नहीं, ऐसा नहीं है। उनके हंसी में व्यंग्य छिपा हुआ है, उपहास छिपा हुआ है। तो अगला जो हमारा बिंदु है वो है लेखक के द्वारा प्रेमचंद के लिए एक नवीन शब्द साहित्यिक पुरखे का प्रयोग करना, ठीक है, और फोटोग्राफर के द्वारा थैंक यू शब्द कहना। अब यहाँ पर लेखक ने प्रेमचंद जी के लिए एक नवीन शब्द का प्रयोग किया है और वो क्या है, साहित्यिक पुरखे। तो साहित्यिक पुरखे शब्द जो है वो उन्होंने प्रेमचंद जी के लिए प्रयोग किया है, क्योंकि प्रेमचंद जी जो थे वो अपने समय के महान साहित्यकार रहे थे, लेखक रहे थे, उन्होंने बहुत सी अच्छी अच्छी कहानियाँ भी लिखी थी। तो इस पाठ में उन्होंने क्या बताया है कि भाई साहित्यिक पुरखे शब्द का अर्थ होता है कि जो प्रेमचंद जी हैं उनके लिए शब्द प्रयोग किया गया है और उनको इस बात का एहसास भी नहीं है कि उनका एक जूता आगे से फट गया है और उसमें से उंगली बाहर निकल रही है। और प्रेमचंद जी जो थे वो अपने आप में मस्त रहते थे, उनके चेहरे पर हमेशा बेपरवाही छाई रहती थी, वे अपने सभी कार्य ईमानदारी से करते थे और इसलिए उनके चेहरे पर दृढ़ विश्वास का भाव हमेशा बना रहता था। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि साहित्यिक पुरखे के व्यक्तित्व का परिचय दीजिए, तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि साहित्यिक पुरखे जो शब्द वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, वो प्रेमचंद जी के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है, वो प्रेमचंद जी के लिए प्रयोग किया गया है। और उन्होंने क्या बताया है, उनके पहनावे के बारे में बताया है कि बहुत वो सीधे साधे व्यक्ति थे, उन्हें पहनावे की अपनी कोई चिंता ही नहीं रहती थी, वो जो कुछ भी थे वो पहन लिया करते थे, वो दिखावे में विश्वास
तो बेटा यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि साहित्यिक पुरखे जो शब्द वो किसके लिए प्रयोग किया गया है और साहित्यिक पुरखे के चेहरे पर कैसा भाव दिखाई देता था, बेपरवाही का और दृढ़ विश्वास। यानी कि वो बेपरवाही का मतलब ये नहीं है कि वो लापरवाह थे, इसका मतलब ये है कि वो अपने पहनावे को लेकर कोई भी चिंता नहीं करते थे, ध्यान नहीं देते थे। उसके बाद है फोटो का महत्व न समझना। फोटो का महत्व न समझना। अब यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं कि भाई तुम्हें फोटो तो खिंचाना ही था, लेकिन तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। अगर तुम समझते तो तुम है ना अपने जूते ठीक पहन लेते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था? भाई तुम्हारी पत्नी ने तुमसे आग्रह किया होगा कि चलो भाई अच्छा हम फोटो खिंचवा लेते हैं, लेकिन यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी का अर्थ यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। ट्रेजेडी का अर्थ होता है, ट्रेजेडी का अर्थ होता है दुखद घटना। ट्रेजेडी का अर्थ क्या होता है बेटा? दुखद घटना। ठीक है, तो वो कहते हैं कि भाई कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने के लिए जूता भी नहीं है। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक लेता है। तो इसमें कहने का अभिप्राय क्या है कि लेखक जो थे वो प्रेमचंद जी को कहते हैं कि भाई तुम्हें अगर फोटो ही खिंचवानी थी तो तुम अपने जूते को तो ठीक कर लेते, तुमने फोटो का महत्व ही नहीं समझा। ठीक है, लेकिन फिर वो क्या कहते हैं साथ ही साथ में कि जब मैं तुम्हारे आँखों की तरफ देखता हूँ तो मुझे उन आँखों में तीखा दर्द भरा व्यंग्य दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद है टोपी और जूते की तुलना करना। लेखक साथ ही साथ ये कहते हैं कि भाई ना अगर तुम्हें फ़ोटो ही खिंचवानी थी तो तुम किसी से जूता ही उधार मांग लेते। आजकल के समय में तो लोग एक दूसरे से चीज़ें उधार मांग मांग कर अपना मकसद पूरा कर लेते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको कहीं शादी में जाना है तो लोग एक दूसरे से कोट उधार मांग लेते हैं। ठीक है, और एक दूसरे से उधार कार मांग कर वो बारात भी निकाल लेते हैं। यहाँ तक कि अब देखिए आपको सुनने में हंसी भी आएगी कि यहाँ तक कि तो लोग अपने ना बीबी भी उधार मांग लेते हैं और तुमसे जूते भी उधार नहीं मांगे गए। इसलिए तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। लोग तो सेंट परफ्यूम चुपड़कर फोटो खिंचवाते हैं ताकि फोटो खींचने वाले को खुशबू आए। गंदे से गंदा आदमी भी फोटो अच्छी तरह खिंचवाता है, सेंट वगैरह लगाता है, परफ्यूम लगाता है भी ताकि उसकी फ़ोटो में खुशबू आए। अब यहाँ पर लेखक ने टोपी और जूते की तुलना की है। वो कहते हैं कि जो टोपी है वो 8 आने में मिल जाती है, 8 आने में, और जो जूता है, जूता उस ज़माने में 5 रुपये से कम तो क्या मिलता होगा, 5 रुपये। तो यहाँ पर जूते की उन्होंने कीमत बताई है कि वो 5 रुपये से कम की नहीं है। अब तो जूते की कीमत और भी बढ़ गई है और एक जूता जो है, मान लो एक जूते के ऊपर हम 25 टोपियाँ निछावर कर सकते हैं। तो दोनों में देखें कितना अंतर है। जब भी मैं तुम्हारा फटा हुआ जूता देखता हूँ तो तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, पता नहीं तुम जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद है प्रेमचंद की व्यंग्य मुस्कान। वो कहते हैं कि भाई मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यो तो वो ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अब लेखक जो है वो अपने बारे में बताते हैं कि भाई मेरा जूता भी है ना कोई अच्छा नहीं है, उंगली बाहर नहीं निकलती, लेकिन जो मेरा तला है वो घस गया है, अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहू लुहान भी हो जाता है। ठीक है, तो पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर मेरा पाँव सुरक्षित है, मेरी तो उंगली ढकी हुई है और पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं समझते। यानी कि पर्दा जो होता है वो किसी भी चीज़ को ढकने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पर्दा है, पर्दा जो है हम इसका दूसरे अर्थ में भी हम प्रयोग कर सकते हैं कि वे हम कहीं भी
तुम्हें किसी चीज़ का पर्दा नहीं है, यानी कि तुम्हें कोई शर्म, लज्जा, हया, इस चीज़ का तुम पर्दा नहीं कर सकते हो, ठीक है। और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। उसके बाद है प्रेमचंद की व्यंग्य मुस्कान। अब प्रेमचंद की जो व्यंग्य मुस्कान है वो क्या कहती है कि भाई तुम फटा हुआ जूता ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तो लेखक कहते हैं कि अगर मुझे यहाँ पर फोटो खिंचवानी भी पड़ी तो मैं ऐसे तो नहीं खिंचवाऊंगा, ठीक है। लेकिन जो प्रेमचंद जी है वो व्यंग्य मुस्कान दिखा रहे हैं। तो अब लेखक कहता है कि भाई तुम्हारी इस व्यंग्य मुस्कान में क्या राज छिपा हुआ है, क्या तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देगी, क्या मतलब है इसका, क्या अर्थ है, क्या होरी का गोदान हो गया। यानी कि अब यहाँ पर उन्होंने प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई कहानियों का वर्णन किया है, जैसे गोदान, ठीक है, गोदान। उसके बाद है पूस की रात, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने उनका वर्णन किया है, उनके द्वारा लिखी गई कहानियों का। तो ये कहानियाँ जब आप पढ़ोगे, जैसे गोदान है तो गोदान में मुख्य पात्र था होरी, ठीक है। ऐसे ही है पूस की रात, बेचारा वो रात भर अपने खेत की रखवाली करता रहता है ठंड में, लेकिन फिर भी जो है हल्कू का सारा खेत चट कर जाती है नील गाय। उसके बाद है सुजान भगत का लड़का, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं जा सकते थे। ये भी उनका एक उपन्यास है जिसमें सुजान नाम का पात्र है। नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। तो यहाँ पर भी उनके द्वारा लिखे गए इसका उपन्यास का या कहानी का वर्णन किया गया है, जिसमें एक पात्र होता है माधो और वो बहुत ही शराब पीता है। तो उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है और पत्नी की मृत्यु के लिए वो लोगों से चंदा इकट्ठा करता है। जो चंदा इकट्ठा होता है तो वो उससे अपने पत्नी के लिए कफन नहीं खरीदता, क्या करता है, वो उसकी शराब पी जाता है। अब लेखक ने यहाँ पर उन सब का वर्णन किया है। उसके बाद क्या है, जीवन में टीलों यानी कि मुसीबतों, कठिनाइयों से समझौता न करना। यहाँ पर लेखक बताता है कि भाई है ना, चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी आने जाने में ही घिस गया था, उसे बड़ा पछतावा हुआ। यानी कि जो कुंभन दास है वो एक कवि हैं और उन्हें फतेहपुर सिकरी के बहुत सारे चक्कर लगाए थे, तो उनके आने जाने में ही उनका जूता घिस गया था। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया था। तो उनके द्वारा एक बात कही गई है कि आवत जात पन्हैया घिस गई बिसरो गयो हरि नाम, कि मेरे तो आने जाने में ही मेरी जूती घिस गई है और मैं तो हरि का नाम याद करना भी भूल गया हूँ। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबे परे सलाम। यानी कि इसका अर्थ यह है कि जिनको देखने भर से ही हमारे दुख उत्पन्न होते हैं तो उनको हमें दूर से ही सलाम करना चाहिए। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं, तुम्हारा जूता कैसे फट गया। तो यहाँ पर लेखक को हैरानी हो रही है कि भैया ना उनका जूता फट कैसे गया, लेकिन आगे जब आप इस पाठ को पढ़ोगे तब उनको ये समझ में आएगा कि उनका जूता इसलिए फट गया था क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में आने वाले संघर्षों से कभी भी समझौता नहीं किया था, वो घबराए नहीं थे, ठीक है, उनका सामना किया था। अब जो हमारा मुख्य बिंदु है अगला वो यही है, वो कहते हैं कि भाई तुमने अपने जीवन में आने वाली मुसीबतों से कभी समझौता नहीं किया। अगर तुम चाहते तो तुम समझौता भी कर सकते थे, तुम अपना रास्ता भी बदल सकते थे। तुमने अपना पूरा जीवन गरीबी में ही बिता दिया। अगर तुम चाहते तो तुम भी एक अमीर व्यक्ति बन सकते थे, तुम्हारे पास भी धन दौलत हो सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुम समझौता नहीं कर सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी। अब यहाँ पर जब आप बेटा इस पाठ को पढ़ोगे तब आपके लिए एक छोटा सा अच्छा सा क्वेश्चन आएगा कि होरी की क्या कमजोरी थी। तो होरी की कमजोरी थी नेम धर्म वाली। नेम धर्म का मतलब ये होता है कि हमने अपने जीवन में जो सिद्धांत बना लिए हैं धर्म को लेकर, ठीक है, अपने कार्य को लेकर कि भाई हमें जो कार्य है वो अपने नियत समय पर ही करना है, हमें धर्म का पालन करना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो होरी की ये सबसे बड़ी कमजोरी थी नेम धर्म वाली।
और मगर जिस तरह तुम मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, यानी कि तुम्हारा ये बंधन नहीं था कि तुम इसमें बंध जाओ, बल्कि वो तुम्हारे लिए मुक्ति थी। अब लेखक क्या कहता है कि तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तो यहाँ पर लेखक क्या बताना चाहता है कि भाई तुम्हारे पाँव की जो जूता फट गया है उसमें से उंगली बाहर दिखाई दे रही है, इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारा जूता फट गया है, नहीं। इसके द्वारा लेखक हमें ये बताना चाहता है कि प्रेमचंद जी जिससे घृणा करते थे उसकी तरफ हाथ की उंगली से इशारा नहीं करते थे, बल्कि वो उनकी तरफ पाँव की उंगली से इशारा करते थे। ठीक है, तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया। अब लेखक क्या कहता है कि भाई लेखक का प्रेमचंद की व्यंग्य मुस्कान को समझना, भाई मैं तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान को भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। यानी कि यहाँ पर प्रेमचंद जी ने उन लोगों पर व्यंग्य किया है जो कि अपने आप को ढक लेते हैं, दिखावा करते हैं, लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। अगर उनके जीवन में मुसीबतें आ जाए, कठिनाइयाँ आ जाए, तो वो उनका सामना नहीं करेंगे, बल्कि उनके साइड में से निकल लेंगे, यानी कि वो उन परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं। ठीक है, तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, इसका अर्थ यह है कि प्रेमचंद जी ने कभी भी अपने जीवन में समझौता नहीं किया, इसीलिए उनका जूता संघर्ष करते करते फट गया, अंगुली बाहर निकल आई, पर पाँव बच रहा है और मैं चलता रहा। मगर तुम्हारी उंगली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे, मैं समझता हूँ। अब अंत में लेखक है ना प्रेमचंद जी की व्यंग्य मुस्कान का अर्थ भी समझ जाता है कि उनकी व्यंग्य मुस्कान जो है वो किन लोगों की तरफ इशारा कर रही है। उंगली का इशारा भी समझ जाते हैं और वो उनके फटे हुए जूते की बात भी समझ जाते हैं। तो बेटा इस पाठ का जो कहने का पूरा हमारा जो सारांश है, जो निचोड़ है, वो यही समझ में आया है। वो लेखक क्या कहना चाहते हैं कि भाई हमारे समाज में दिखावे की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा फैल गई है। ठीक है, चाहे किसी भी वर्ग का आदमी क्यों न हो, सामान्य हो, अमीर हो, ऊंचे वर्ग के लोग हो, हर कोई दिखावे में ही विश्वास करता है। तो यहाँ पर लेखक ने प्रेमचंद जी के उदाहरण के द्वारा हमें इस बात को समझाया है। तो यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया है कि जो प्रेमचंद जी थे वो समझौतावादी नहीं थे, इसलिए उनके पाँव की उंगली उस ओर संकेत करती हुई लगती थी कि भाई जिसको वो घृणा करते थे तो उसकी तरफ वो हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते थे। तो मैंने इस पाठ को अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ में आ भी गया होगा। धन्यवाद।